ग्रीटिंग ऑफ द डे बच्चों। मैं आज आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 8th का एनसीईआरटी की बुक में से ही है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये दिखने में तो बहुत बड़े बड़े से नाम लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से चैप्टर को समझोगे और इस चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स अपनी डेली लाइफ वाली रूटीन से ऐड करके उसके साथ जोड़ कर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये तो चैप्टर सिर्फ नाम से ही बड़ा लग रहा है, लेकिन वाकई में इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ ना आए। तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की मैं शुरुआत करती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो डायरेक्ट का मतलब है, पहले आप इसका हिंदी मतलब समझो। अगर आप इसका हिंदी मतलब समझोगे तो इसको अपनी डेली लाइफ से ऐड कर पाओगे, जोड़ पाओगे। डायरेक्ट का मतलब है सीधा और इनवर्स का मतलब है उल्टा, जो कि हम अभी तक अपने बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़कर भी आ चुके हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो ऊपर वाली सिचुएशन रहेगी वही नीचे वाली सिचुएशन रहेगी, मतलब दो सिचुएशंस इसमें आपको दी जाएंगी। कोई भी एक सिचुएशन के ऊपर इस चैप्टर में कोई काम नहीं किया जाता है। इस चैप्टर में 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, कितनी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन बेस उनका 2 सिचुएशन ही रहेंगी, 2 सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इनवर्स जो पढ़ने वाले हैं उसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब हमारी कोई, मान लीजिए हमने पैसे बैंक में जमा करे हैं, एक बैंक में हमने 10 रुपए जमा करे हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन आप लोगों के साथ जो हो सकती है वही मैं समझा रही हूँ। कोशिश करना समझने की, एक बार समझ जाओगे तो बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बैंक में हमने 10 रुपए जमा करे हैं और हमें ये जो बैंक है ये 10 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस बैंक में 10 की जगह 100 रुपए जमा कर दिए तो 100 रुपए के ऊपर फिर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट होगा, जो 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है वो 10 रुपए के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि हमने ज्यादा पैसे जमा करे हैं। तो इसमें यहाँ पर एक कंडीशन आ गई जो आपके चैप्टर में अभी आने वाली है, जो आप लोग सीखने वाले हो, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जैसे आपने जो भी, मतलब अगर आपके पैसे ज्यादा होंगे, मोर मनी इक्वल्स टू मोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एक आपकी सिचुएशन हो गई। अब इस सिचुएशन में हमने क्या सीखा कि जब हमारी मनी बढ़ी तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ठीक है। ये हमारी जो हम सीख रहे हैं वो वाली कौन सी सिचुएशन है, ये डायरेक्ट वाली सिचुएशन, ठीक। डायरेक्ट वाली सिचुएशन में हमने ये चीजें सीख ली हैं। इसका अब हम एक एग्जाम्पल और सीखते हैं, एक एग्जाम्पल जो कि आप बहुत ही नॉर्मल सा है और आप अपनी डेली लाइफ वाली रूटीन में कैसे अपनाते हैं उसको। जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाएंगे आप, तो उस दुकान पर क्या करेंगे, आप जो सामान लेंगे वो सामान, जितना सामान होगा उतने ही आप पैसे देंगे ना दुकानदार को। अगर आपने 1 केजी चीनी खरीदी है तो 1 केजी के ही पैसे देंगे। लेकिन अगर आप 2 केजी चीनी खरीदेंगे, 3 केजी खरीदेंगे, 4 केजी खरीदेंगे तो उसी हिसाब से आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, आपको दुकानदार को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारी सेकंड सिचुएशन क्या आई कि मोर आइटम इक्वल्स टू मोर मनी, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है इसमें हमारे आइटम बढ़ गए जो हम खरीद रहे थे, और इस आइटम के हिसाब से हमारी मनी भी बढ़ गई। तो दोनों चीजें इंक्रीज कर रही हैं। पहली सिचुएशन में क्या था, पहली सिचुएशन में मोर मनी इक्वल्स टू मोर इंटरेस्ट। तो इसमें भी हमारी मनी बढ़ रही थी और इसमें भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। ये दोनों सिचुएशंस में जैसे हमारे आइटम और पैसे बढ़ते हैं उसी हिसाब से हमारे पैसे और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब ये जो हमारा इंटरेस्ट और ये जो आइटम, ये सब चीजें बढ़ रही है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली सिचुएशन है, ठीक है। ये सिचुएशन हमारी कौन सी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली। अब हम इनवर्स वाली सिचुएशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाली तो हमने पढ़ ली, अब हम इनवर्स वाली सिचुएशन भी पढ़ेंगे, तभी तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा जो हम सोच रहे हैं, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा।
अब उल्टे केस में क्या होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट का उल्टा डायरेक्ट का उल्टा अलग हो जाता है, और डायरेक्ट का यानी कि सीधे का उल्टा होता है, लेकिन वो अलग है, और ये वाला इनवर्स अलग है। इसमें हम कैसे समझेंगे इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कार जा रही है, ठीक, एक कार की स्पीड जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लिया एक कार है, ये हमारी स्पीड से जा रही है, और अगर हम अब इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, 1 घंटे में ये कितना जा रही है, 10 किलोमीटर, लेकिन अगर हम इसको 20 किलोमीटर, ये हमारी स्पीड बढ़ गई, ये 1 घंटे में पहुंचा रही है, तो टाइम कितना है, टाइम वही है 1 घंटा, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, कैसे बढ़ गई, अब इसका ये कंडीशन आ गई, हमारी थर्ड कंडीशन है, इंक्रीज्ड स्पीड, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू क्या, यहां पर उल्टा हो गया ना, टाइम तो उतना ही रहा लेकिन स्पीड हमारी बढ़ गई, किलोमीटर्स हमारे जल्दी जल्दी हमने कवर करने शुरू करे। कहा हम 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर जा रहे थे, अभी हम 1 घंटे में स्पीड बढ़ा दी हमने, क्योंकि तो हम 20 किलोमीटर जा पा रहे हैं। तो हम जो अपना टाइम है ना, वो 1 घंटे में, अगर मान लिया आपको अपने किसी फ्रेंड के घर पहुंचना था जो 10 किलोमीटर दूर था, वो 1 घंटे की जगह अब आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो जैसे आप अपना स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग इन स्पीड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड टाइम। ठीक है, अब ये जो 20 किलोमीटर है, अगर आप इस स्पीड से जाते हैं तो इस 20 किलोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे 2 आवर्स हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 1 ही घंटा चल रहा है, 1 आवर चल रहा है, वही आवर चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा था। तो अभी ये वाली जो सिचुएशन है, ये हमारी थर्ड सिचुएशन आ गई, इंक्रीज्ड स्पीड यानी कि डिक्रीज्ड टाइम। जैसे हम स्पीड इंक्रीज करेंगे, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। एक हमारी फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन भी आती है इसके अंदर, जो कि है हमारी, अगर आपने मान लिया आपकी क्लास में एक काम 10 बच्चों को दिया गया है कि आप आधे घंटे के अंदर ये जो 50 चेयर्स हैं इनको अरेंज कर दो। टाइम छोड़ो, टाइम कितना भी लगेगा, 10 बच्चों को 50 चेयर्स दिए हैं अरेंज करने के लिए, तो वो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, मान लिया वो आधा घंटा लगाते हैं, लेकिन अगर वही काम 50 चेयर्स को 10 की जगह अगर 20 बच्चे उठाकर उनको अरेंज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल उसका आधा। ठीक है, तो वही सिचुएशन हमको यहाँ पर समझनी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया 2 बच्चे, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं, बच्चे छोड़ो, 2 वर्कर्स अगर किसी काम को यानी कि 20 चेयर्स को अगर वो 10 मिनट्स में अरेंज कर पा रहे हैं, 2 वर्कर्स, ठीक है, लेकिन अगर अब हम वर्कर्स की नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दें, 4 वर्कर्स कर दें इसकी जगह पर, तो ये अब 20 चेयर्स को कितने टाइम में कर लेंगे, 2 वर्कर 10 मिनट में कर रहे थे, 4 वर्कर तो 5 ही मिनट में करके रख देंगे। तो ये हमारी एक और सिचुएशन आ गई। ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है, लेकिन कंडीशंस हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी होती हैं। बस क्या है कि ये जो कंडीशंस चल रही हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं, और इनको आपको अगर आप अपनी एक्चुअल लाइफ से मैच करके थोड़ा पढ़ने की और दिमाग में लाने की कोशिश करोगे तो जल्दी पढ़ पाओगे। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला है कि मोर वर्कर्स इक्वल्स टू more workers equals to less time। ठीक है, जितना ज्यादा वर्कर होंगे उतने कम टाइम में कोई भी काम खत्म हो पाएगा। तो ये सिचुएशंस हमारे साथ चल रही हैं, हमारी 4 सिचुएशंस हो गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन थी कि अगर हम पहले बहुत मतलब जितने पैसे हम बैंक में डालेंगे उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसे डालेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा पैसे डालेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और फिर दूसरी सिचुएशंस हमारी थी कि अगर हम दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके हमें कोई सामान चाहिए तो जितना हमारा सामान है उसके हिसाब से हमको पैसे देने होंगे। ये तो नहीं कि अगर 4 किलो चीनी है तो उसमें हम 1 किलो के पैसे देंगे, नहीं, हम 4 किलो चीनी के ही पैसे देंगे। तो वो थी हमारे दोनों सिचुएशंस डायरेक्ट वाली, जिसमें कि हमारी
अगर एक आइटम बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, ठीक है। वो थी हमारी डायरेक्ट वाली, उतनी ही रेशियो में बढ़ रहा था। अगर 1 किलो चीनी लिए हैं तो 1 किलो चीनी के पैसे दिए हैं। अगर 10 रुपए बैंक में जमा करे हैं तो 10 रुपए के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब ये आ रही है हमारी एक सिचुएशन, तो मैंने लिखी है, एक पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम पीछे करके देख लीजिए कि इसमें हमारी इनवर्स वाली प्रोपोर्शन चल रही है। इनवर्स में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है, घट जाती है। तो ठीक है, ये वाली सिचुएशंस हमारी चल रही हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के थोड़े से कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीजें लिख दी हैं। थोड़ा आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं। दिमाग में नोट करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा ही, लेकिन फिर बाद में हो सकता है कि वैनिश हो जाए। लेकिन वो अगर आप कहीं पर लिख लेंगे तो वो वैनिश नहीं होगा। तो दिस इज द बेटर ऑप्शन कि आप उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आप नोट डाउन करेंगे तो एक बार उसको लिखने के टाइम भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि डायरेक्ट वाले सिचुएशन में अगर पैसे ज्यादा हम जमा कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। अगर हम दुकान से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसमें भी दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। इनवर्स वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। अगर आप स्पीड से किसी काम को कर रहे हैं तो उसको काम वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें कम टाइम लगेगा। मान लीजिए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के टाइम पे आप पैदल पैदल जा रहे हैं और बहुत ही बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि अभी तो मैं सो के उठाऊं, बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है। तो आप स्कूल में, आपका स्कूल मुश्किल से आप ये मान लीजिए 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन आप धीरे 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 जा रहे हैं पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वो टाइम आपको लगता है कि 15 से 20 मिनट से 25-30 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड से जाएंगे तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे अपने स्कूल में पहुंचने में। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबका स्कूल 15 मिनट की दूरी पे हो, बहुत लोगों का स्कूल बहुत दूर दूर भी होते हैं। तो अभी इसमें क्या है सेकंड वाले में कि स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया। सेकंड वाले में जो वर्कर्स हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो बढ़ गए, तो फिर उसमें टाइम भी कम लगता है। मान लीजिए आप 2 भाई बहन हो और आपको अकेले को एक काम दे दिया आपकी मम्मी ने करने के लिए, लेकिन अगर आपका भाई या फिर आपकी बहन आपके साथ मिलके वो काम करवा दे तो वो शायद जल्दी हो जाए। तो वही सेम चीज है कि अगर ज्यादा वर्कर्स होंगे तो टाइम भी कम लगेगा और काम जल्दी पूरा हो जाए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक कार है, उस कार को पार्क, कोई भी कितनी भी कार है, वो कार वहां किसी जगह पार्किंग एरिया में खड़ी करी गई है और उस पार्किंग एरिया में आपके इस अकॉर्डिंग प्राइस लग रहे हैं। यानी कि अगर आपने 4 आवर्स या उससे कम खड़ी करी है अपनी गाड़ी तो आपको 60 रुपीज पे करने पार्किंग के। आपको 8 आवर्स अगर पार्क करनी पड़ गई तो 100 रुपीज, 12 आवर्स में 140 और 24 आवर्स में 180। तो ये जो पार्किंग वाला सिस्टम है ना, इसमें पैसे लगते हैं। ये वैसे तो सबको लोगों को पता होता है, आपकी एज में आके पता चल जाता है सबको। अगर किसी को नहीं भी पता है तो एक बार आप अपने पापा से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, पार्किंग में पैसे इस तरीके से भी लगते हैं। मतलब अगर टाइम आप मान लिया किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे में हो जाएगा, वो 4 घंटे में ना होकर मान लिया उसमें 5 घंटे लगे, 6 लग गए, 7 लग गए, कुछ भी टाइम एक्सटेंड हो गया, तो उसके हिसाब से उन लोगों की पार्किंग की प्राइस भी एक्सटेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, उसने ये पूछा है कि आपको बताना है क्या ये जो उसका प्रोपोर्शन चल रहा है, यहाँ पर टाइम वाला सिचुएशन है और यहाँ पर पैसे वाला सिचुएशन है, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं एक सही प्रोपोर्शन में कि नहीं बढ़ रही है। और अगर सही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है तो वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर वो सही प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं नहीं सॉरी 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 वो है नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसको डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट नहीं है तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं कह सकते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, मैं उसको आगे भी एग्जांपल्स या फिर आपके क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज देखिए कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं, हर सिचुएशन में इस चैप्टर के अंदर आपको टेबल जरूर बनाना सीखना है, ठीक है। अगर आप टेबल फॉर्मेशन सीख गए हो तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे चुटकियों वाले हैं, अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया है तो फिर यहाँ पर मैं आपको इसका एक टेबल बनाना सिखाती हूँ। हम एक टेबल में यहाँ पर लिखेंगे टाइम, ऊपर लिख लेते हैं टाइम,
और ये क्या है हमारे प्राइस, तो नीचे लिख लेते हैं हम प्राइस। ठीक है, हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स और इसमें कितने पैसे जा रहे हैं 60 रुपीज। सेकेंड सिचुएशन में 8 आवर्स, कितने पैसे जा रहे हैं 100 रुपीज। थर्ड सिचुएशन में 12 आवर्स और 140 रुपीज। फिर फोर्थ 24 आवर्स और 180 रुपीज। अब आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि देखो ये बढ़ रहे हैं, आवर्स बढ़ रहे हैं, पैसे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब होता है जब आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो एक ही रेशियो को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करती हैं। मतलब अगर यहाँ पर 1/5 देखो ये कितना होता है 4/15, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन, क्या रेशियो बनी हमारी 1:15 ये वाले में। ठीक है, अगर यही सेम रेशियो आगे वाले भी हमारे मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं क्या ये मेंटेन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर। इसमें 1/15 फर्स्ट वाला मेंटेन कर रहा है, और अगर सेकंड वाला भी मेंटेन कर रहा है, थर्ड वाला फोर्थ वाला सब मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक भी इस कंडीशन को मेंटेन नहीं करेगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, अभी हम एक ही देख लेते हैं, एक अगर सही मेंटेन करेगा तो दो तीसरा फिर चौथा सब देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 4/15 जा 60 और 8/15 जा तो 100 नहीं होता है, 8/15 जा 100 होता है नो। कमेंट्स में भी आप लिखो इस चीज को जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए टाइम मिले। ओके, तो 8/15 जा तो 100 नहीं होता है, लेकिन अगर हम 8 को 100 से काटें तो मतलब 100 को 8 से काटें तो 12.5 करके कुछ ऐसे आएगा। तो ये जो है ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, जब ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होएगा कि 8 is not a direct proportion। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म मत करना, बस आप इसको कंप्लीट कर देना। तो अभी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आया। आपको एक तो ये टेबल फॉर्मेशन सीखना होगा जो कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ सिखाती चली जाऊंगी, और दूसरी चीज आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ये याद रखनी होगी कि 1/15 अगर एक मतलब सॉरी ये 1/15 याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट वाले का है रेशियो उसी को ही बाकी वाले भी मेंटेन करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक पेंट है, हमको घर में किसी में एक पेंट करना है, रेड कलर का पेंट करना है, तो जो उसमें बेस है, बेस के अंदर हमको रेड कलर का पिगमेंट उतना ही ऐड करना है जितना हमको कलर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालेंगे और 8 पार्ट्स यानी कि 8 पार्ट, ठीक है, EIGHT 8, ये वाला 8, ठीक है, ये वाला 8 पार्ट हम क्या डालेंगे, बेस का डालेंगे। जैसे कि कुछ भी मेजरिंग पॉइंट होता होगा उसका पेंट का, तो उसके हिसाब से वो 8 पार्ट्स तो बेस डाल रहे हैं, पहले 8 डब्बे भर के उसने बेस के डाल दिए, फिर एक डब्बा उसने पिगमेंट का, रेड पिगमेंट का डाल दिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो मेंटेन करना चाहिए ये फुल टेबल में। ठीक, उसने इतना तो टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन इसके आगे का जो ये जो आपको फिल करना है, ये कैसे आप फिल करोगे, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो ये पूछ ही नहीं रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, वो तो हमें ही बनाना है, तो हम बना ही देते हैं। तो अब हम इसमें जब बना ही रहे हैं तो फिर देखो इसने 1 को जब ये 4 हो गया यानी कि 4 मल्टीप्लाई किया इसने, तो यहाँ पर भी ये 4 मल्टीप्लाई करेगा, 8 4 जा 32। ठीक है, अभी ये 8 को 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 में 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी तो ये हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 8 7 जा 8 7 जा बताओ 56 होगा। फिर ऐसे ही हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
इसको इसके साथ कहाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ समझाया ना अभी, 1 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया तब 4 आया, 1 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई किया तब 7 आया। ऐसे ही हमने 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई, नीचे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये आ गया हमारा 32। अभी 8 के साथ ऊपर ये 1 के साथ कितना, सेकंड सिचुएशन में ऊपर वाले में क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम 8 के साथ नीचे वाले में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा 8 7 जो 56 होगा। अभी नेक्स्ट वाली सिचुएशन में चलते हैं हम, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 12, और ये वाला 12 जब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 12 जा 96, ठीक है। अभी ऐसे ही लास्ट वाले में, वैसे तो मुझे आपको ये होमवर्क देना चाहिए था, आप लोग बताते इसमें कमेंट में, ठीक है, तो फिर होमवर्क ही सही। अब मैं आपको बस इतना तो बता देती हूँ कि 1 के साथ यहाँ पे 20 में जाके हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 1 20 जा 20, तो 8 यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई होगा 20, तो 8 20 जा, फटाफट से कमेंट करके नीचे आंसर दे देना। और इसका होमवर्क है ये आपका, ये है होमवर्क, मुझे इसका रिप्लाई आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, ओके। ऐसे ही अब हम, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये सारे रेशियो अगर आप देखो 1:8 है, आप इसको काट के देखो 1:8 आएगा, 1:8 आएगा, 1:8 आएगा, ऐसे यहाँ पे 1:8 आएगा। तो ये क्या हमारा, जहाँ पे सारे रेशियो बिल्कुल हमारे सेम आ रहे हैं, 1:8 सबके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। पहले वाले में क्या था 1:15 यहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1:15 नहीं आ रहा था, ऐसे ही आगे भी 1:15 नहीं आ रहा था। ये सब नंबर तो चेंज हो रहे थे, ऊपर भी प्राइस भी बढ़ रहा था, आर्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा था, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं हो रही थी उसमें चीजें। इसमें क्या है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रही है। आप इनको सबको काट काट के देखोगे ना एक दूसरे से, तो फिर 1:8 वाला सिचुएशन चलेगा पूरा। तो ये क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें कि कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया गया है। ये हमारे चैप्टर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये रेशियो मेंटेन करना, कहीं पर अगर मिल गया तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नहीं मिला तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो एक अलग चीज है, वो आगे वाले क्वेश्चंस में आ रही है, मैं समझा देती हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसी को ही मेंटेन करा उसने, रेड पिगमेंट और बेस का, लेकिन उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आपको पार्ट्स दिए गए थे, उनके एमएल्स नहीं दिए थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज यानी कि घुमाने के लिए एमएल बता दिया है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें पार्ट्स हो चाहे एमएल हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें पूछा गया है कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि 75 ml अगर बेस है, नाप के उसने ले लिया 75 ml बेस ले लिया है, उसके अंदर उसने एक पार्ट 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स कर रहा है वो, ठीक है, तो उसका वो कलर आ जा रहा है जो उसको चाहिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हमने 75 ml में 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स करके अपना पेंट बना लिया, लेकिन अगर वही चीज हमारी 1800 ml में 1800 ml बेस के अंदर हमें कितना रेड पिगमेंट बनाना होगा, मिलाना होगा, मतलब कि जिससे कि हमारा वही पिगमेंट आ जाए, वही कलर आ जाए हमारा जो हमको चाहिए, जो कि 75 ml में 1 पार्ट ऐड करके आ रहा है। तो हमें कितने पार्ट अभी रेड पिगमेंट के 1800 ml में मिक्स करने हैं। क्वेश्चन को लिख ले, क्वेश्चन को लिखा नहीं है मैंने, आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ अभी इसका आंसर। इसका देखो 175 ml of base requires 1 part of red pigment, ओके। तो अभी ये क्या कह रहा है कि 1800 ml of base requires how much, let यहाँ पे let लिख लेते हैं, ठीक है। let 1800 of base requires x parts of red
पिगमेंट। ओके, अभी हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, टेबल फॉर्मेशन करते हैं। टेबल फॉर्मेशन में क्या है, बेस, सॉरी इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रेड पिगमेंट, और यहाँ पर लिख लेते हैं बेस। तो रेड पिगमेंट इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 75। यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर क्या है, इसको गिवन है 1800 ml। ओके, तो ये हमारा टेबल फॉर्मेशन हो गया। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, उसमें कितना 75 ml क्या मिक्स हो रहा है हमारा बेस, और 1800 ml के जो बेस में कितना इसमें रेड पिगमेंट मिक्स होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम उसको कर लेते हैं। 1/75 इक्वल्स टू x अपॉन 1800। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके इसको आंसर निकालने की एक बार कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में निकालने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ इसका आंसर तब तक। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/75 इंटू 1800। अब ये क्या हो गया हमारा 75 से 24 इक्वल्स टू 24। ये क्या है हमारे पार्ट्स हैं, कहाँ पर आएंगे ये उस टेबल में जो हमने नीचे पीछे वाली उसमें फॉर्म किया था, जिसके अंदर यहाँ पे क्या था रेड पिगमेंट, और यहाँ पर क्या था बेस, और यहाँ पे क्या था 1/75, और यहाँ पे था x, और यहाँ था 1800। तो अब ये जो कॉलम हमारा x था वो आ जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे कंक्लूजन लिखेंगे इसका, देयरफॉर 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी एडेड इन 1800 ml ऑफ बेस। इतना लिख देंगे हमारा, तो हमारा क्वेश्चन का ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बॉटल्स के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो भर देती है, कितने देर में 6 आवर्स में, 6 घंटे में। तो 5 घंटे में, अभी वो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को भर रही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 5 घंटे में 5 आवर्स में वो कितनी बॉटल्स भरेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, पहले 840 bottles are filled in कितने 6 hours। तो अभी लेट, थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेट x bottles are filled in कितने 5 hours। ठीक है, अब इसका हम टेबल फॉर्मेशन करते हैं। पहले टेबल फॉर्मेशन में नंबर ऑफ, यहाँ पे आवर्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम बॉटल्स। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऊपर क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, मैंने आवर्स और बॉटल्स लिख लिए हैं। तो 6 आवर्स में कितनी 840 बॉटल्स, और हमको आवर्स तो गिवन है लेकिन हमको ये फाइंड आउट करना है जिसको हमने x एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो है नंबर ऑफ आवर्स है ऊपर, और नीचे है नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, तो अभी हम इसको काट लेते हैं 140। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके आगे सिचुएशन आएगी हमारी, इसके आगे आएगी सिचुएशन हमारी x इक्वल्स टू 140 इंटू 5, दैट इज 700 बॉटल्स। ओके, यहाँ पर x की जगह अभी हमारा क्या आ जाएगा 700 बॉटल्स। आगे इसका आंसर। तो इस तरीके से हमको टेबल फॉर्मेशन करना है। टेबल फॉर्मेशन करने के बाद इसमें हमको
सारा का सारा कैलकुलेशन अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से एक ध्यान लगा कर करें, जिससे कि कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको टाइम उतना ही लगना है। आप अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो आपको 2 बार नहीं करनी पड़ेगी, 3 बार नहीं करनी पड़ेगी, और आपका आंसर भी सही आएगा, दिमाग भी खराब नहीं होगा और टाइम भी बचेगा। लेकिन आप कैलकुलेशन ही ठीक से नहीं करोगे तो फिर आंसर ही कहाँ से आ जाएगा, और फिर दिमाग तो खराब होना ही है जब आंसर ठीक नहीं आता है। तो अभी हम क्वेश्चन 4 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्वेश्चन 5 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो हमारी आंखों से तो नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिख जाता है। तो वही क्वेश्चन 5 में एक हमारा बैक्टीरिया है जिसको एनलार्ज किया गया 50,000 टाइम्स, जिससे कि इतना एनलार्ज करने के बाद उसको 5 सेंटीमीटर तक आप देख पा रहे हो। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर उसका एक तो नॉर्मल साइज बताना है, अगर उसको एनलार्ज ना करें तो उसका नॉर्मल साइज क्या है। दूसरा, उसमें एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर उसको 50,000 ना एनलार्ज करके उसको सिर्फ 20,000 ही एनलार्ज किया जाए 20,000 टाइम्स, तो उसका जो साइज होगा वो कितना होगा। तो अब हम इसके लिए पहले तो टेबल फॉर्मेशन कर लेते हैं। टेबल फॉर्मेशन करके फिर कैलकुलेशन करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा टेबल, ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पे एनलार्जमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया, जब उसको एनलार्ज किया गया 50,000 टाइम्स, तो उसका क्या साइज आया 5 सेंटीमीटर। अगर उसको एक ही टाइम एनलार्ज किया जाए तो उसका क्या साइज आएगा, ये हमारा रहेगा x। और अगर हमारा हम इसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज करें तो उसका क्या साइज आएगा, ये हमारा सेकंड वाला रहेगा। तो फर्स्ट वाले में क्या है हमारा, हम लिख लेते हैं। 2 तरह से लिखेंगे इसको। फर्स्ट वाले में 5 सेंटीमीटर वाला, 50,000 वाला, ठीक है। और ये अब फर्स्ट 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, x/1। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा, इसको ही यहीं पे काटना पड़ेगा, दैट इज, यानी कि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तब क्या बन जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴। ये बन गया हमारा, ठीक। ये हमारा x आ गया, इसका आंसर आ गया। अभी हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 50,000 इक्वल्स टू y/, कितना साइज दिया गया 20,000, ठीक है। अब इसको इसके साथ काट लेते हैं पहले तो हम, आएगा वही सारे का सारा सेम, यहीं से यहीं पे कट जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे कि 50,000 में 5 सेंटीमीटर आया, इसका ये आ गया है। और यहाँ पे देखो, ये सारे जीरो इस सारे जीरो से कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा। आया क्या हमारा y इक्वल्स टू 2 बच गया। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन कर दिया मैंने, लेकिन मैं समझ रही हूँ आप लोगों को नहीं समझ आएगा, तो मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाती हूँ। क्योंकि बैक्टीरिया भी एनलार्ज हुआ है तो सॉल्यूशन भी एनलार्ज होना चाहिए। चलिए अब आप लोगों के लेवल का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप लोग अभी छोटे हो तो छोटे लेवल का सॉल्यूशन होगा ना, थोड़ा सा बड़ा लेवल का भी सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप लोग अपने माइंड में सोच लो उस चीज को। तो ये क्या है, y तो यहाँ अकेला रह गया भाई, 5/50,000, और ये 20,000 इधर डिवाइड में था तो इसके पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब एक जीरो से ये जीरो, इससे ये यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा खाली 5, इससे 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1। तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल्स टू 1 × 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर आ गया। इसकी जगह हमारा क्या आंसर आया है, दिस इज 1 × 10⁻⁻⁴, और इसकी जगह क्या आंसर आया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही खोदा पहाड़ और निकली चुईया जैसा हो गया, बहुत ही छोटा सा है। यहाँ तक मैंने आपके 5 क्वेश्चन से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और
इस एक्सरसाइज में सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। आप अपने तरफ से भी बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं होते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी सेकंड पार्ट इसका लेके आ रही हूँ, तब इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, सेकंड पार्ट के लिए प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको करके जो बेल आइकन है उसमें आपके 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शन में अगर आप ऑल वाला यानी कि ब्लैक कलर की जो बेल है उसको प्रेस करोगे तो मेरी सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती जाएंगी। अदरवाइज कोई वीडियो मिस भी हो सकती है। इट्स ऑल अप टू यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टडीज। बाय बाय।